नमस्कार, मैं हूं नेहा कालिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सिटी स्कैन में आज हम बात करेंगे सीएम सिटी रोहतक की। रोहतक संसदीय क्षेत्र प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट मानी जाती है। कांग्रेस ने जहां मौजूदा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने ओपी धनखड़ को भरोसा जताया है। इनेलो प्रत्याशी के तौर पर शमशेर खरखड़ा चुनावी मैदान में है। उधर आम आदमी पार्टी ने नवीन जयहिंद पर अपना दाव खेला है, जबकि बीएसपी ने मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया है। जाट लैंड से मशहूर रोहतक संसदीय क्षेत्र प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट मानी जाती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के ही रहने वाले हैं, लिहाजा रोहतक को सीएम सिटी भी कहा जाता है। खास बात यह है कि हुड्डा परिवार ने इस संसदीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहाकर राजनीतिक तौर पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। हुड्डा परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस क्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं। कांग्रेस ने फिर से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है और वो हैट्रिक लगाने के मुहाने पर हैं। खास बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक संसदीय क्षेत्र से हैट्रिक लगा चुके हैं। रोहतक संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा फिलहाल अस्वस्थ हैं, लिहाजा वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। जो चुनाव प्रचार मेरे को करना था, पहले मेरे को एक बात बताओ, 8.5 साल मैं आपकी हाजिरी में हर रोज एक बात कर सब कुछ जमा के आपकी हाजिरी में मेरे को यहाँ बता। और भाई अगर मैं रहूं तो ये जो 20 दिन है, इन 20 दिन में मेरी तरफ से आप एक घर जाके हाजिरी लगाओगे कि नहीं लगाओगे। रोहतक का लाडला अस्वस्थ है, लिहाजा उनकी मां आशा हुड्डा ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है। आशा हुड्डा दिन रात चुनाव प्रचार कर रही हैं। इलाके के लोगों को दीपेंद्र हुड्डा की गैर मौजूदगी खल रही है, लेकिन लोगों के दिल में बसा उनका विकास का चेहरा हावी है। मौजूदा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जी यहाँ हमारे बहादुरगढ़ हल्के से मतलब काफ़ी डेवलपमेंट की है, जैसे अपना मेट्रो का है और इलेक्ट्रिक ट्रेन का है, और भी काफ़ी बड़े बड़े काम मतलब काफ़ी अच्छे काम किए हैं और हम इनसे संतुष्ट हैं। देखिए, जो हमारे वर्तमान सांसद हैं वो बड़े मेहनती हैं, कर्मठ हैं और ईमानदार हैं, और उन्होंने जो भी इतने सारे विकास कार्य किए हैं वो बड़े सराहनीय हैं। हमारे जो मौजूदा सांसद हैं आज के टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में जो विकास हुआ है, रोहतक में जो विकास हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, और हम ये चाह रहे हैं कि बार बार वो इस सत्ता में आए और विकास के कार्यों की जड़ी लगाएं। लिहाजा इलाके के लोगों का भरपूर सहयोग आशा हुड्डा को मिल रहा है। सीएम हुड्डा ने भी अपने बेटे के समर्थन में रोड शो किए। इस दौरान जन सैलाब उमड़ा और सभी लोगों ने विकास पुरुष दीपेंद्र हुड्डा के लिए चट्टान की तरह एकता दिखाई। उधर बीजेपी उम्मीदवार ओपी धनखड़ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। झज्जर में नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई। उधर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन जयहिंद भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी मनोज यादव भी अपने ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक की चौधराहट और इलाके में हुए विकास कार्यों के लिए उनकी स्थिति मजबूत है, जबकि ओपी धनखड़ मोदी लहर पर भरोसा कर रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन जयहिंद जाटलैंड में अपनी पहचान बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। जाटलैंड रोहतक में कांग्रेस के मौजूदा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विकास की गंगा बहा दी। दीपेंद्र हुड्डा ने इलाके में समुचित विकास किया है। इतना ही नहीं, हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से दीपेंद्र हुड्डा की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। लिहाजा चुनाव प्रचार में जुटी आशा हुड्डा विकास कार्यों से लोगों को रूबरू करा रही है। वोट मांगते हैं काम के लिए, काम के खिलाफ नहीं। विकास के खिलाफ कोई वोट नहीं मांगता। एक राजनेता में क्या गुण होने चाहिए? भाई ईमानदार हो। फिर मौका आया है, ये फिर मौका आया है। आपने, मैं यहाँ दीपेंद्र का
इतना ही नहीं, लोगों के बीच हमेशा रहने वाले दीपेंद्र हुड्डा ने जनता के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। इसका फायदा दीपेंद्र हुड्डा को मिलता दिख रहा है। आइए आपको सुनाते हैं नामांकन के दिन दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। अपनी तरफ से पूरा दिल लगा के पूरी नीयत से काम किया है और पूरी मेहनत से मैंने काम किया है। जो एक सांसद की जिम्मेदारी थी उसको मैंने निभाने के लिए पूरा अपना प्रयास किया है, पूरी कोशिश करी है। और अब मैं समझता हूँ कि अब लोगों को फैसला करना है और लोगों को अगर लगता है कि मैंने ठीक नीयत से काम किया है तो लोग साथ दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग क्योंकि लोगों ने भी देखा है, दिन रात मैंने उनके बीच में रह के जो मेहनत करी है, क्या काम किया, लोगों ने भी देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग साथ देंगे। इतना ही नहीं, सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सार्वजनिक तौर पर ये कह चुके हैं, मेरा बेटा मुझसे अच्छा है। जो सपना पूरा होता देख रहा हूँ, इसका श्रेय आपको और दीपेंद्र सिंह को भी पूरा है कि क्या सपना देख रहा हूँ मैं और आज कह के जा रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरा बेटा इस वास्ते कह रहा हूँ, बेटा तो आप सबका है, लेकिन मैं भी एमपी रहा हूँ, मैंने भी अपने दिल से पूरी सेवा करी है, लेकिन मेरे से ऊपर है भाई सारी सेवा करने में, खुद हो रहा है। रोहतक संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ओपी धनखड़ हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें शुरुआती दिनों में मायूसी तब हाथ लगी जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया। इन सब के बीच ओपी धनखड़ रूठे को मनाने के अलावा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खास बात यह है कि ओपी धनखड़ मोदी लहर में अपनी नैया पार होने के सपने देख रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन जयहिंद का भी विरोध पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही टिकट मिलते ही शुरू कर दिया, लेकिन समय के साथ उनकी बगावत की लौ धीमी पड़ गई। बहादुरगढ़ में भी आप नेता कुमार विश्वास की जनसभा में भी धक्का मुक्की और जमकर हंगामा हुआ, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर वो जाटलैंड में अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बीएसपी के मनोज यादव भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन सब के बीच कहा जा सकता है कि दीपेंद्र हुड्डा विकास के बल पर सभी उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। राजनीतिक तौर पर सूझबूझ वाला रोहतक लोकसभा क्षेत्र दिल्ली से सटा हुआ है। कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है, विकास भी हुआ है और जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो जाट बहुल इलाका है, लेकिन ब्राह्मण भी हैं, अहीर भी हैं, SC ST भी हैं। तो पूरे जातिगत समीकरणों को लेकर चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता अनिल मोर से, जो इस वक्त सीधे रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें, हालांकि जाट लैंड है, जाट बहुल्य इलाका है, लेकिन अगर हम डिसाइडिंग फैक्टर की बात करते हैं, जो चीज़ें डिसाइड होती हैं, पंजाबी हैं, ब्राह्मण हैं, अहीर हैं, SC ST हैं, ये सभी जो कास्ट हैं, ये सब मिलकर एक डिसाइडिंग फैक्टर बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। रोहतक लोकसभा क्षेत्र पूरी तरह से जाट लैंड के तौर पर जाना जाता है। यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा सांसद है, जो लगातार 2 बार से सांसद है। दीपेंद्र हुड्डा की बार कोशिश रहेगी वो हैट्रिक लगाए। अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें, यहाँ पर जाट मतदाता सबसे ज्यादा। अगर दूसरी जातियों की बात करें, अगर हम प्रॉपर रोहतक शहर को ले, यहाँ पर पंजाबी समुदाय काफी अच्छी मात्रा में, ब्राह्मण वोट भी अच्छी संख्या में। अगर हम अहीर वोट की बात करें, कोसली साइड में यहाँ पर अहीर वोट भी काफी अच्छी संख्या में, जो एक अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लेकिन ओवरऑल इस लोकसभा क्षेत्र को देखें, ये पूरी तरह से जाट लैंड के तौर पर जाता है और जाट मतदाता ही त्याग करते हैं कि किस उम्मीदवार को जिताना, किसको हराना। अगर हम दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा ने पिछला लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता था, तकरीबन 4.5 लाख वोटों के अंतर से जीतकर संसद में पहुंचे। उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन अब की बार दीपेंद्र हुड्डा की राह इतनी आसान हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि एक एंटी वेव है कांग्रेस के खिलाफ, एक एंटी वेव है, एक एंटी इनकम्बेंसी लहर होती है और वो दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी हो सकती है। और अगर हम दूसरी बात करें, एक मोदी फैक्टर की बात बीजेपी देश प्रदेश में करती आ रही है, वो भी दीपेंद्र हुड्डा के लिए माइनस पॉइंट साबित हो सकती है। नेहा। अनिल, लेकिन जब हम रोहतक की बात करते हैं, CM सिटी की बात करते हैं, तो विकास का नाम जरूर आता है। हालांकि ये जो विकास है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नकारात्मक भी साबित हुआ, क्योंकि कुछ कांग्रेसियों ने कहा कि CM ने सिर्फ और सिर्फ रोहतक पर ध्यान दिया, लेकिन ये चीज दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में जाती दिख रही है। आराम से अपना मुद्दे की बात करनी है भाई, मुद्दे की बात करो, किसी पार्टी से संबंधित है।
देखिए ना, हमें अगर विकास की बात करूँ, इसमें नो डाउट दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में काफ़ी काम हुआ है। ये विकास दीपेंद्र हुड्डा ने करवाया है। उनके जो पिताजी है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या उन्होंने विकास कार्य कराया। अगर विकास कार्यों की बात करें, विकास कार्य को लेकर सरकार पर क्षेत्रवाद के आरोप भी लगे, उनके लिए वो माइनस पॉइंट है सरकार के लिए, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां सरकार पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाते रहे। और क्षेत्रवाद का यही मुद्दा पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, जिसमें कांग्रेस ने काफ़ी सीटें लूज की थी, और वो सिर्फ एक ही मुद्दा था कि क्षेत्रवाद के चलते ही कांग्रेस ने काफ़ी कुछ लूज किया था। और अगर अब की बात करें विकास के मामले में, हाँ ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा विकास के बूते पर वोट मांग सकते हैं, उनके लिए वोट अच्छे उनके पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्रवाद का मुद्दा वो ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात करें कांग्रेस के खिलाफ ही जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद है, कुछ नेता भी मौजूद है हमारे साथ। बीजेपी से अनूप सिंह भी मौजूद है, कांग्रेस से सतीश बंधु से जानते हैं। अगर सतीश जी आपसे बात करें, दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में मोटे मोटे कौन से बड़े बड़े विकास के काम हुए? दीपेंद्र हुड्डा जी पिछले 9 साल से एक विकास की सोच लेकर आगे बढ़े हैं। उन्होंने चाहे IIM हो, चाहे फिल्म सिटी हो, चाहे रोहतक के चारों तरफ बाईपास का मामला हो, चाहे रोहतक के अंदर कोई भी बस्ती, किसी भी समाज की बस्ती है, चाहे एशियन पेंट है, एशियन पेंट के साथ साथ समाज के तमाम मुद्दों पर और समाज की जितनी भी बस्तियां गलियां है सबकी पक्की करी। कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जहां सीवर पानी की मूलभूत जो यहाँ समस्या थी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी विकास की सोच के तहत उसको यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और आने वाले समय में 9 साल से जो माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो विकास का जो नीम का पत्थर रखा है, आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाएगा। और सिंह जी, जो विकास की बात की जा रही है, जमीनी हकीकत क्या? देखिए, जो जमीनी जो ये ढांचागत विकास की जो बात करते हैं, उसमें कॉरपोरेटों और प्रॉपर्टी डीलरों का विकास हुआ है। जैसे रोड बने हैं, रोड पे टोल टैक्स लगा दिए गए हैं, 30 साल तक लोगों को जेबों से पैसा भरना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो विकास होना चाहिए, आम आदमी की जेब में पैसा आना चाहिए, आम आदमी की आमदनी बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं किया। जैसे झज्जर जिले में लें तो रिलायंस कंपनी ने 8000 एकड़ जमीन ली थी। वहाँ ये कह रहे थे कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ SEZ बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, कि वहाँ से SEZ को वहाँ से उठा के काफी आक्रोश हो रहे हैं कि काम हुआ, लेकिन अपनी नारेबाजी करते रहे। जी अनिल, एक चीज और पूछना चाहूंगी। जब हम दीपेंद्र हुड्डा की बात करते हैं, विकास की बात आती है, जैसे अभी आपके साथ जनता है, उन्होंने IIMM की बात की, लेकिन कुछ चीजें उनके विपक्ष में जाती भी दिख रही हैं। क्योंकि IIMM बना, जरूर बना, हम मानते हैं बना, लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो गई। बस अड्डा बना, रेलवे स्टेशन की बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं किसान खुश नहीं हैं। मैं दर्शकों से, रोहतक के दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें और अपने जो व्यवहार है उसको नियंत्रित रखें, तभी हम आपसे बात कर पाएंगे और आपकी बात आप तक दोबारा पहुंचा पाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं रोहतक के बारे में कुछ और दीपेंद्र हुड्डा के बारे में भी कुछ और, तब तक शायद दर्शक कुछ शांत हो जाएं। दीपेंद्र हुड्डा परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, जो विकास को हथियार बना चुनावी मैदान में विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं हुड्डा परिवार के कल, आज और कल से। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा प्रदेश के एक ऐसे नेता थे जिनकी सादगी, गांधीवादी विचार से लोग उन्हें बाबूजी कहकर पुकारते थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश में आजादी का सूर्योदय हुआ था, तो बाबूजी की खुशियों का ठिकाना न रहा। समय की मांग के मुताबिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में संविधान निर्माण समिति का गठन हुआ। बाबूजी को पंजाब प्रांत से संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया। संविधान की रचना में बाबूजी ने अपना अहम योगदान दिया। बाबूजी संयुक्त पंजाब के सिंचाई मंत्री भी रहे और सिंचाई मंत्री रहते उन्होंने भाखड़ा नागल पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, बाबूजी ने पहले और दूसरे लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से विजय हासिल की और 1972 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। 2 फरवरी 2009 में रोहतक के PGI में रणवीर हुड्डा ने अंतिम सांस ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पिता की संघर्ष की दास्तां और प्रदेश के प्रति उनकी हमदर्दी से भली भांति परिचित थे।
लिहाजा उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद सियासी उबड़-खाबड़ रास्ते को चुना और जनता की सेवा करना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया, जिसे लेकर वो सियासी मैदान में कूद गए। उन्होंने 1991, 1996, 1998, 2004 के लोकसभा चुनाव में रोहतक से जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1996 से लेकर 2001 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और 2001 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी संभाली। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की कमान हाथ में आते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समाज के सभी क्षेत्रों और तबकों के लिए हितों को ध्यान में रखकर विकास के काम में जुटे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार से भी कई विशेष प्रोजेक्ट हरियाणा के लिए लेने के लिए कामयाब रहे। मुख्यमंत्री की मेहनत का नतीजा है कि आज हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 है। दादा और पिता के रास्ते पर चलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने भी राजनीति को अपना करियर बनाया और जनता की सेवा करने की ठान ली। लिहाजा रोहतक से चुनाव मैदान में उतरे और सांसद बने। एक सांसद के रूप में उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगाने के अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों के विकास में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। प्रदेश के किसी भी हिस्से में विकास के लिए वो सबसे आगे रहते हैं। युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सियासी डगर के पथरीले रास्तों पर लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा की काबिलियत देखकर प्रदेश के युवा ही नहीं, उनके पिता भी काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री ने इतना तक कह दिया कि उनका बेटा उनसे ज्यादा अच्छा है। जो सपना पूरा होता देख रहा हूँ, इसका श्रेय आपको और दीपेंद्र सिंह को भी पूरा है कि क्या सपना देख रहा हूँ मैं और आज कह के जा रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरा बेटा इस वास्ते कह रहा हूँ, बेटा तो आप सबका है, लेकिन मैं भी एमपी रहा हूँ, मैंने भी अपने दिल से पूरी सेवा करी है, लेकिन मेरे से ऊपर है भाई सारी सेवा करने, मेरे को दो आएगी। हुड्डा परिवार के तीनों शख्स ने प्रदेश के लोगों की सेवा करने में राजनीति के पथरीले रास्ते पर चलना बेहतर समझा। इससे जाहिर होता है कि हुड्डा परिवार कल, आज और कल प्रदेश की जनता की सेवा के लिए तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर सिटी स्कैन जारी रहेगा। ब्रेक में आपका स्वागत है। सिटी स्कैन में आज हम बात कर रहे हैं सीएम सिटी रोहतक की। रोहतक संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीटों पर कब्जा कर लिया था। रोहतक संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या करीब 15,67,420 है। रोहतक संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। महम, कोसली, बादली, बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर, कलानौर, रोहतक और गढ़ी सांपला, किलोई पर कांग्रेस जीती। रोहतक संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 15,67,420 है, जिसमें पुरुष मतदाता करीब 8,50,088 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 7,17,382 है। नए मतदाता 3,17,000 हैं। रोहतक संसदीय क्षेत्र में जाट मतदाता की संख्या करीब 6.5 लाख है और करीब 9 लाख गैर जाट मतदाता हैं। जाट मतदाताओं के बाद दूसरे नंबर पर करीब 3 लाख SC/BC हैं। 1.25 लाख के करीब अहिर वोटर हैं। 1.5 लाख के करीब पंजाबी, 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण, करीब 60,000 महाजन मतदाता हैं। करीब 3,000 धोबी, 3,000 गोस्वामी, करीब 15,000 गुज्जर, करीब 5,000 मुस्लिम और करीब 25,000 सैनी मतदाता हैं। खास बात यह है कि जाट अधिक संख्या में होने की वजह से इस सीट पर जाटों का दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर सुधीर हैं हमारे साथी हमारे साथ।
सुधीर, अगर हम बात करते हैं दीपेंद्र हुड्डा की, तो काफी कुछ उनके पक्ष में जाता है, लेकिन विपक्ष में भी कुछ चीजें जाती हैं, जैसे कि आईएएम बनाने के बाद बेरोजगारों की फौज। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो पैराशूट कैंडिडेट होना, लेकिन अगर हम बीएसपी की बात करते हैं तो उनमें भी दल बदल वाले नेता को उम्मीदवार बनाना, तो कहीं ना कहीं ये बातें हर उम्मीदवार के पक्ष और विपक्ष पर जाती हैं। तो क्या कहेंगे इस पर आप? अगर हम बात करें दीपेंद्र हुड्डा की, तो दीपेंद्र हुड्डा 2005 और 2009 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी उन्होंने। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने प्रतिद्वंदियों को काफी अच्छे खासे अंतर से हराया था। अगर हम बात करें ओम प्रकाश धनखड़ की, तो टिकट में हालांकि उन्होंने बाजी मार ली, टिकट मिल गई उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं और जनता में कहीं ना कहीं एक पैराशूट कैंडिडेट, जो एक नया शब्द आया है इस बार की राजनीति से निकलकर, वो समझ में आ रहा है कि जनता को कि ये ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो पैराशूट कैंडिडेट है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं अगर हम बात करें इनेलो की, तो उसमें भी नरेश मलिक कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं। इनेलो के नेता भी वहीं कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि दल बदल की राजनीति जो है जनता समझ रही है कहीं ना कहीं। आप लोगों से हमारी निवेदन है कि आप हमें फोन कर सकते हैं, सीधे अपनी राय रख सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर हम बात करें ओम प्रकाश धनखड़ की, तो कैप्टन अभिमन्यु और नरेश मलिक कहीं ना कहीं ये नाराजगी साफ समझ में आ रही है, क्योंकि चुनावी प्रचार में कहीं भी वो नजर नहीं आ रहे। क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु को लग रहा था कि शायद इस बार टिकट उन्हें मिलेगी, वो 2 बार चुनाव लड़ भी चुके हैं, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिली, टिकट मिली ओम प्रकाश धनखड़ को। तो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी, पैराशूट कैंडिडेट होना, ये सब चीजें बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ के खिलाफ जा सकती हैं। और अगर हम आप पार्टी के नवीन जयहिंद की बात करें, तो नई नवेली पार्टी के नए नवेले उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति में कम अनुभव ये उनके नकारात्मक पक्ष में जाएगा। चलिए अब इन्हीं बातों पे तफसील से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो हर उम्मीदवार के कुछ नकारात्मक पक्ष है, कुछ सकारात्मक पक्ष है। बेरोजगारों की फौज हो गया दीपेंद्र हुड्डा का नकारात्मक पक्ष, पैराशूट कैंडिडेट हो गया बीजेपी का। अगर हम नवीन जयहिंद की बात करें तो कहीं ना कहीं नई निवेली पार्टी है, राजनीतिक अनुभव कम है, ये उनके नकारात्मक पक्ष में जाता है। आपसे तफसील में चर्चा करना चाहेंगे, किसी के क्या सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात दीपेंद्र हुड्डा ने जो कही, उनके बाद वो हमेशा कहते हैं कि हमने अपने क्षेत्र का बहुत विकास कराया है। कागजी तौर पे बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, रोज़गार हुआ, सबसे बड़ी बात आमदनी की बात होती है लोगों की। जब तक लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तब तक विकास के जो बात कहते हैं, विकास के वादे, विकास की बातें वो बेमायने लगती हैं। लोग अगर बेरोज़गार रहेंगे तो कितना भी क्षेत्र में विकास हो जाए, किसी भी इंसान का अगर निजी जीवन की बात करें तो बहुत कम लगता है, बेमानी लगती है बातें। सड़क की बात करें, क्षेत्र के विकास की बात करें, बिजली की बात करें, मानता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा का ये लोकसभा क्षेत्र है, पिछली बार भी विजेता रहे थे। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी काफ़ी असर यहाँ पे है। और जो 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, नवीन जयहिंद, वो अगर आप पार्टी की बात करें तो दिल्ली में जहाँ तक उसकी बात थी, आप दिल्ली से बाहर मुझे नहीं लगता कि उस तरह की लहर होगी उनकी, क्योंकि जहाँ तक ओपी धनखड़ की बात आपने की, पैराशूट कैंडिडेट हैं। बीजेपी में इस बार बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला है कि पूरे देश में बहुत से उम्मीदवारों की जगह या तो बदल दी गई है, या फिर बड़े बड़े कद्दावरों नेता तक को अपने सीट चेंज करनी पड़ी है। तो यहाँ भी कुछ बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। रही जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात, तो कुछ वोट उनके हिस्से में भी आ सकते हैं। एक बड़ा फैक्टर हो सकता है 2 कैंडिडेट जो सीधी लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, उसमें आपका भी कुछ बहुत किरदार होने वाला है। और जहाँ तक नकारात्मक पक्ष की बात करें, लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि सांसद होते हुए आप हमेशा कहते हैं कि हमने विकास कराया, क्षेत्र का विकास कराया, लेकिन क्षेत्र के साथ साथ वहाँ के एक आदमी का विकास तब हो सकता है जबकि वो रोजगार उसके पास हो। रोजगार के क्षेत्र में यह संसदीय क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए मैं अपने आउटपुट हेड डॉक्टर प्रभात ओझा के पास ले चलता हूँ आपको। जी ओझा जी, सबसे बड़ी बात ये कि दीपेंद्र हुड्डा जो विकास की बात कर रहे हैं, कहाँ तक आपको लगता है कि अमली जामा पहन पाया है उनका विकास का जो नारा वो हमेशा देते हैं? क्षेत्र का विकास अलग है, आम आदमी का विकास अलग है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है आम आदमी। क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, वो प्रति व्यक्ति का विकास कोई मानक नहीं होता। प्रति व्यक्ति का विकास समग्र विकास से ही होता है।
अगर दीपेंद्र हुड्डा ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कराई, शिक्षण संस्थाएं बढ़ी उनके संसदीय कार्यकाल में, अगर उनके संसदीय कार्यकाल में मेट्रो रेल लाइन आई, अगर उनके संसदीय कार्यकाल में किसी क्षेत्र से रेलवे की ट्रेन होकर गुजरती है, तो ये सब मानक हैं। हाँ, ये आपने ज़रूर ठीक कहा कि इस समय जो माहौल है वो यह सीधे नहीं कहा जा सकता आज की डेट में कि 100% जीत सुनिश्चित है। ये कह सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की स्थिति मजबूत है, इसलिए मजबूत है कि सीएम, उनके पिता के सीएम होने के कारण ढेर सारे काम इस संसदीय क्षेत्र को मिले। स्वाभाविक है कि राज्य सरकार का बजट तो यहाँ के लिए था ही, केंद्र से भी एक बेहतर धनराशि इस क्षेत्र में आई। आपने जैसा कहा कि काम दिखाई देना, प्रत्येक व्यक्ति का विकास नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि समग्र विकास से व्यक्ति का विकास होता है। जैसा मैंने पहले शुरू किया कि व्यक्ति के विकास से समग्र विकास का आकलन नहीं होता, लेकिन उसी का उलट ये है कि समग्र विकास से व्यक्ति का विकास होता है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगता है। जो योजनाएं आई हैं उसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देगा। जहाँ तक चुनाव का संबंध है, ठीक है कि एक से ज़्यादा प्रत्याशी इस बार मुकाबले में हैं, सीधे नहीं कह सकते, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस के इर्द गिर्द ही संघर्ष है। जी हाँ, सबसे बड़ा इशू ओपी धनखड़ वाली अगर फैक्टर की बात करें, बीजेपी के पैराशूट कैंडिडेट उनका माना जा रहा है, आपके भी प्रत्याशी को ये माना जा रहा है कि उनका कोई खास असर नहीं है। दिल्ली के अलावा अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो आपकी लहर कितना नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस को? देखिए, अगर आप आज से 3 महीने पहले की स्थिति में ये पार्टी होती तो मैं मान के चलता कि वो गंभीर चुनौती है। आप देखें, आपने खुद कहा अपनी स्टोरी में शुरू में ही, सीएम सिटी रोहतक, यानी रोहतक को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शहर के रूप में पहचाना गया है, मान लिया गया है कि ये मुख्यमंत्री का शहर है। स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री का शहर कहने से एक विकास की और कामों की जो छवि लोगों के मन में बनती है वो लगभग हुड्डा के पक्ष में, हुड्डा परिवार के पक्ष में जाती है। एक राजनीतिक परिवार है, लंबे दौर का, कम से कम 3 पीढ़ियों का तो राजनीति में सक्रियता का दौर है। अगर सीएम फैक्टर यहाँ से निकाल दें, अगर सीएम फैक्टर काम नहीं करते, यहाँ पे सीएम फैक्टर नहीं होता, तो फिर दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में कितना जाता है? देखिए, ये एक काल्पनिक प्रश्न है। अगर निकाल दें, जो सच है उसे निकालने की बात क्यों करें? मैंने पहले कहा, जब मैं ये कहता हूं तो ये मतलब नहीं है कि सीएम का क्षेत्र होने के कारण ही गारंटी हो जाती है कि सीएम परिवार का जो भी चुनाव लड़े और दूसरी बार भी, बल्कि आप कह रहे हैं हैट्रिक, 2 बार तो हैट्रिक लगाने की बात हो रही है कि इस परिवार हैट्रिक लगाएगा, तो ये गारंटी नहीं होती। ठीक है कि इस समय बीजेपी की हवा है, आम आदमी पार्टी की, जैसा आपने कहा, मैंने ये ज़रूर आपको जवाब में कहा कि 3 महीने पहले की बात होती तो मजबूत दावेदार होती, लेकिन उसे नकार भी नहीं सकते। आम आदमी पार्टी के साथ, जिसे आप कहते हैं, उसके साथ नौजवानों की एक टीम है, नौजवान कार्यकर्ता हैं और पूरे जोश में हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, वो ऐसे दकियानूस नेताओं के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं जो परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो क्षेत्रीयता को महत्व देते हैं। ये नारे लगेंगे। 3 अहम मुद्दे, 3 ऐसे फैक्टर। जी सुधीर, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हालांकि प्रभात जी काफी अच्छी बातें कर रहे थे, उम्मीदवारों के बारे में पूरी तफसील से बता रहे थे, आप पार्टी के बारे में बता रहे थे, लेकिन अभी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से, दीपेंद्र जी। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, हम तो यही कहना चाहेंगे कि इलाके का विकास तो हुआ है, पर जी इलाके का विकास हुआ है, पर बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई जी मैम। और ये किसी खास आदमी का विकास हुआ है, बाकी जिस पर रोड बनाए हैं तो टोल टैक्स लगा दिए जी। लेकिन देवेंद्र जी, अगर सरकार आपको कुछ सुविधाएं दे रही है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। नहीं, हम तो जो रोड टैक्स देते हैं जी, फिर अलग से टोल टैक्स किस लिए देंगे? जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका हरियाणा न्यूज में फोन करने के लिए। सिटी स्कैन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर रोहतक का सिटी स्कैन अभी जारी है।
ब्रेक है, आपका स्वागत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके उम्मीदवार कितने पढ़े लिखे हैं और इनके पास कितनी संपत्ति है। रोहतक संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 4 जनवरी 1978 को हुआ। ये मूल रूप से रोहतक के ही रहने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने बीटेक और MBA किया है और इनके पास करीब 17 करोड़ की संपत्ति है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ का जन्म 1961 में हुआ। ये मूल रूप से झज्जर ढाकला के रहने वाले हैं। इन्होंने MA LLB की शिक्षा ग्रहण की है। इनके पास 48 लाख की संपत्ति है। आप प्रत्याशी नवीन जयहिंद का जन्म 1 जून 1981 को हुआ। ये मूल रूप से भैंसरू कला के रहने वाले हैं। इन्होंने PhD की शिक्षा ग्रहण की है। इनके पास 74,000 रुपए की संपत्ति है। तो वहीं बसपा प्रत्याशी मनोज यादव का जन्म 6 जुलाई 1973 को हुआ। ये मूल रूप से झज्जर पाटोदा के रहने वाले हैं। इनकी शिक्षा 12वीं तक की है। इनकी कुल संपत्ति करीब 73 लाख की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो काफ़ी कुछ प्रभात ओझा जी ने बताया, लेकिन अगर हम दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो जो पलवल मानेसर हाईवे है वो अधर में लटका हुआ है। इसी पर बात करेंगे हमारे डिप्टी आउटपुट हेड अविनाश कुमार सिंह से। अविनाश जी, अगर हम हाईवे की बात करें तो वो काम अधर में लटका हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, जमीन अधिग्रहण से किसान नाखुश हैं, कहीं ना कहीं लहर की बात भी चलती है और एंटी इनकम्बेंसी की भी बात होती है। क्या ये सब बातें दीपेंद्र हुड्डा के विपक्ष में जा सकती हैं? देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ एक चीजें क्लियर करनी होगी कि हम इस वक्त रोहतक लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो लगातार कांग्रेस सरकार को बैकफुट पर घेरता नजर आया। पर यदि हम रोहतक की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास भी यहाँ पर हुए हैं और कुछ ऐसे काम है, जिस तरीके से आपने नेशनल हाईवे की बात की, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें बनने में टाइम लगता है और जो टारगेट दिया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो 2014 नवंबर महीने तक का टारगेट था। तो रही विकास की बात, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहतक में विकास हुए हैं। और जहां तक दीपेंद्र हुड्डा की बात है तो चूंकि चुनाव में सबसे अहम फैक्टर ये होता है नेहा, कि देखना होता है कि बाकी जो सामने उम्मीदवार खड़ा है चुनावी मैदान में वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं, उनका क्या वजूद है। यदि मौजूदा सांसद के ओहदे को देखते हुए हम बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा के सामने जितने चुनावी मैदान में उम्मीदवार खड़े हैं रोहतक लोकसभा सीट में, बीजेपी को छोड़कर कोई भी बड़ा नाम वहां पर नजर नहीं आ रहा जो कि दीपेंद्र हुड्डा को कड़ी टक्कर दे सके। ओम प्रकाश धनखड़ को यदि हम दरकिनार कर दें तो इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन जयहिंद के अलावा शमशेर खड़गा है, जो पहले ही 2 बार पार्टी भी बदल चुके हैं और एक बार मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन्हें भी उस चुनाव में हाशिए पर जाना पड़ा था। तो कुल मिलाकर चुनावी रणनीति के हिसाब से और मौजूदा हालात को देखें तो दीपेंद्र हुड्डा का कद जो है वो कहीं ना कहीं बाकी उम्मीदवारों की तुलना में सबसे आगे और पहले नंबर पर नजर आता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ काम ऐसे भी हुए जिनसे जनता नाराज है और जो कि जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया इस इलाके से लगातार आ रही है। कुछ जनता नाराज भी है, लेकिन इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि विकास हुए हैं और चूंकि मुख्यमंत्री इस इलाके से ताल्लुकात रखते हैं तो पुरजोर चुनाव प्रचार किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बात का फैसला 10 अप्रैल को ही होगा कि वोटिंग इनके पक्ष में जाता है या फिर जनता इन्हें दोबारा सांसद में भेजती है या नहीं भेजती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यदि चुनावी समीकरण की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा बाकी उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल उनपे एक सबसे अहम बात की फिलहाल उनकी तबीयत खराब है, बावजूद इसका फायदा कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा को मिलता नजर आ रहा है। जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, कई नए प्रोजेक्ट आखिरी वक्त में भी यहाँ पे शुरू किए गए, राज्य सरकार की तरफ से भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए और केंद्र सरकार की तरफ से भी। कुल मिलाकर जो सांसद निधि की बात करें तो तकरीबन उन्होंने 80% जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने 80% अपने सांसद निधि का यहाँ पे खर्च किया है, वो विकास कार्यों में लगाए। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अगले साल तक पूरे होंगे, तो जनता इन चीजों को भी देखेगी। वही यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष यदि बीजेपी को छोड़ दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ लगातार नरेंद्र मोदी की लहर की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा या कोई निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा को टक्कर देता नजर नहीं आ रहा। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस वोट बैंक में मजबूती होगी। हालांकि लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि विकास नहीं हुए, तमाम मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री की आलोचना की जाती है, राज्य सरकार की आलोचना की जाती है, लेकिन उम्मीदवारों के दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं मजबूत नजर आते हैं, जिसका चुनाव में कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा को फायदा मिलेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस सारी जानकारी के लिए। तो ये हमारे डिप्टी आउटपुट हेड अविनाश कुमार सिंह थे। तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों से, जितना भी आज हमने चर्चा की रोहतक के बारे में, एक चीज निकल के सामने आ रही है कि हमारे वोटर, हमारे मतदाता अब जागरूक हो रहे हैं। और अंत में आपको यही कहना चाहूंगी कि अधिकार आपका है, कर्तव्य भी आप ही का होना चाहिए। तो अपना वोट सोच समझ कर कीजिए। नमस्कार।